दोस्तों नमस्कार। अभी तो देश में चुनावी वोटिंग की शुरुआत ही हुई है। 2 चरण ही तो चुनाव बीते हैं। तीसरा चरण कल वोटिंग होनी है। उसके बाद भी 4 चरणों की वोटिंग बची होगी। लेकिन तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते सरकार अगर हांफने लगी है। इस देश में चुनाव प्रचार अगर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को पलटने की दिशा में ले जाने लगा है। इस देश के भीतर वोटरों के सवाल और वोटरों के भीतर का गुस्सा अगर सड़क पर दिखाई देने लगा है और अगर सत्ता को यह महसूस होने लगा है कि उसके नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तब सोचिए क्या क्या हो सकता है। और अभी तो 2 ही चरण बीते हैं। आने वाले वक्त में क्या क्या होगा यह सिर्फ आप आज सोच सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ गई है जहां पर राजनीतिक दलों को यह लगने लगा कि अब चुनाव प्रचार अगर और तीखा होगा तो सत्ता बदल सकती है। और दूसरी तरफ सत्ता को ऐसा क्यों लगा कि अगर राजनीतिक तौर पर वो कमजोर है और अगर उसने खुद को मजबूती के साथ नहीं दिखाया तो फिर उसकी सत्ता चली जाएगी। क्या यह सब कुछ चुनाव प्रचार के वक्त महसूस किया जा सकता है या किसी भी देश में चुनाव प्रचार के वक्त इतना बड़ा बदलाव होता है? भारत में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। सामान्य तौर पर चुनाव के ऐलान के बाद सत्ता अपनी उपलब्धियों को बतलाती और विपक्ष उस पर निशाना साधता है या फिर आने वाले वक्त में दोनों अपने विजन को रखते हैं। क्योंकि याद कीजिए 15 मार्च 2024 इसी बरस जब चुनाव का ऐलान हुआ नहीं था, उस समय तक देश की क्या स्थिति थी? मोदी सरकार 400 पार के नारे लगा रही थी। सांसदों के साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसदों को बतला रहे थे, गांव गांव जाइए, बतलाइए कि हमारी उपलब्धियां कितनी बड़ी हैं, कितनी बड़ी तादाद में हमने योजनाओं को इस देश के सामने रखा है। और बताइए कि 23 साल से प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले मुख्यमंत्री भी थे, यानी सत्ता के 23 बरस में उनके दामन पर एक दाग तक नहीं है। बताइए कितने ईमानदार हैं वो। और इसके साथ यह भी बताइए कि कितना ज्यादा लाभ, कितनी बड़ी सुविधा और कितनी सारी रियायत मोदी सरकार के दौर में इस देश के गांव वालों को मिली, शहर वालों को मिली, सब कुछ बताइए। और उस वक्त 400 पार का नारा कितना आसान लगने लगा था। लेकिन चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ही ऐसा क्या हो गया कि राजनीतिक तौर पर सत्ता के तेवर कड़े हो गए? ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी ने विपक्ष के प्रचार की जब कमान संभाली तो उन्होंने राजनीतिक तौर पर इस देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसी परिस्थिति इससे पहले वाकई कभी नहीं थी। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि जिन बातों का जिक्र इस देश में बुद्धिजीवियों के बीच ड्राइंग रूम में बहसों में होता था, उन बातों का खुले तौर पर जिक्र सार्वजनिक मंचों से होने लगे? जिन बातों का जिक्र इस देश के तमाम चुनावी विश्लेषक करते थे कि दरअसल इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या है, खुले तौर पर उसका ऐलान सार्वजनिक मंचों के जरिए चुनाव प्रचार में होने लगे। और इस देश के भीतर का गुस्सा जो खास तौर से युवाओं के बीच है, उनकी बेरोजगारी की परिस्थिति और उनके आंकड़ों को लेकर जो भी विश्लेषक चुनावी प्रचार के वक्त में या चुनाव के दौर में जो भी आकलन करते थे, उसमें युवाओं को लेकर उनके भीतर एक वोट बैंक की तर्ज पर सवाल होता था। लेकिन पहली बार अगर सार्वजनिक मंचों से यह ऐलान होने लगा कि दरअसल इस देश में युवाओं के भविष्य को ही मौजूदा सरकार ने चौपट कर दिया, खराब कर दिया, बेकार कर दिया। जो शब्द जितना भी गहरा ले सकते हैं उन शब्दों को चुनिए आप और फिर सोचिए कि इस देश के भीतर में जो परिस्थितियों को राजनीति चुनाव के वक्त ढक लेती थी, संयोग से उन्हीं परिस्थितियों को चुनाव के वक्त उघाड़ कर रख दिया गया है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी अब खुल्लम खुल्ला अगर एक तरफ यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल जनता पहली बार किसानों की सरकार चुने, गरीबों की सरकार चुने, क्योंकि मौजूदा सत्ता सरकार रईसों की है। क्या ऐसी सोच इस देश के भीतर जब वामपंथी राजनीति थी उससे हटकर क्या कभी किसी ने सोचा था? और कांग्रेस उस दिशा में जाएगी यह भी किसी ने सोचा नहीं होगा। और तो और
कांग्रेस के नेता, वह भी गांधी परिवार की विरासत को लिए हुए राहुल गांधी, इन बातों का जिक्र करेंगे, वाकई किसी ने नहीं सोचा होगा। अब इन बातों को कहा जा रहा है और उसके बाद सत्ता किस रूप में बेखौफ नहीं है, क्या वो डरी हुई है? इन दो परिस्थितियों के बीच आज खड़े हो जाइए और चुनाव प्रचार की परिस्थितियों के हर अंदाज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गरीबों की सरकार चुनिए, किसानों की सरकार चुनिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की सरकार चुनिए। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं, वैसी सरकार से हिंदुस्तान का फायदा नहीं होगा। कर्नाटक के जिन इलाकों में कल वोटिंग होनी है, उन्हीं जगहों पर एक दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे। यानी अमेठी में चुनाव नहीं लड़के रायबरेली में चुनाव लड़ेंगे, इस ऐलान के 24 घंटे के बाद राहुल गांधी के भाषण का ये एक छोटा सा हिस्सा है। और अमेठी में राहुल गांधी नहीं पहुंचे तो क्या सत्ता की समूची बिसात डगमगा गई और राजनीतिक तौर पर उसके भीतर का गुस्सा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नजर आने लगा? और इस देश की जनता के भीतर भी जो गुस्सा राजनीतिक तौर पर है, वो क्या वाकई नजर आ रहा है? हरियाणा के भीतर लगभग 6 जगहों पर, पंजाब के भीतर लगभग 9 जगह पर, महाराष्ट्र के भीतर लगभग 2 दर्जन जगहों पर, और तो और उससे पहले शुरुआत में जाइएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर भी भाजपा नेताओं को गांव से खदेड़ा गया। कई गांव ने बायकॉट का ऐलान किया, कई गांव ने कहा कि जिन जरूरतों के आसरे हम सरकार की तरफ देख रहे थे, हमें बार बार आश्वासन मिलता था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इन विरोध करने वालों में अधिकतर की तादाद किसान से जुड़े हुए परिस्थितियों के साथ की है, क्योंकि किसानी की आय दुगनी हो जाएगी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। उनके तमाम सांसद अपने इलाकों में जाकर बतलाते थे। लेकिन इस देश में किसानों की स्थिति कितनी बदतर हो गई उसी दौर में, चाहे वो आंदोलन के बाद की परिस्थिति हो या आंदोलन से पहले की परिस्थिति हो। इन दोनों परिस्थितियों के बीच अगर गांव गांव, राज्य दर राज्य बीजेपी के सामने ये मुश्किल आकर खड़ी हो गई कि उनके अपने उम्मीदवार और उनकी उम्मीदवारों के साथ चलने वाली भीड़ को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा या फिर वहां से दौड़ाया जा रहा है, तो इसका असर होगा क्या? महाराष्ट्र में तो जब मोदी सरकार ने बकायदा अपने सार्वजनिक तौर पर इस देश के सरकारी संस्थानों का उपयोग करके अपनी योजनाओं को घुमाना शुरू किया और मोदी की गारंटी शब्द के साथ किया, तो लगभग 6 जिलों में बकायदा उन अधिकारियों को रोका गया और कहा गया भारत की सरकार है, इसमें मोदी प्रधानमंत्री हैं। या तो प्रधानमंत्री की गारंटी हो, सरकार की गारंटी हो, इस देश के लोगों को गारंटी हो। यह कौन सी स्थिति है कि आप मोदी की गारंटी कह रहे हैं? यानी विरोध के स्वर चुनाव प्रचार के वक्त ही उभर कर सामने आए, 15 मार्च से पहले नहीं थे। और शायद इसी का असर है और सवाल अब बड़ा हो चला है कि अगर एक एक चरण के बाद, यानी चुनावी चरण एक एक बीतता चला जाएगा, तो अभी तो तीसरे चरण पर पहुंचे हैं। अगर यह परिस्थिति धीरे धीरे और व्यापक हो गई तो आखिर तक होगा क्या? सत्ता और सरकार यूं ही आंख मूंद कर सत्ता से बाहर हो जाएगी, या फिर जो असर कल रात अमेठी में नजर आया, कांग्रेस के दफ्तर के ठीक बाहर जितनी गाड़ियां थी उसको तोड़ डाला गया। वहां के लोगों ने बतलाया कि किस तरीके से बीजेपी के लोग वहां पर आए थे। वो तमाम बातों का जिक्र खुले तौर पर कर रहे हैं और कई 1 दर्जन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। हमें लगता है इस तस्वीर को देखना चाहिए। गाड़ी टंकी विकास पुलिसों वाले रहने ना, प्रशासन ने तोड़ा है। भैया क्या हुआ है? पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में तोड़ा गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये डेमोक्रेसी पर हमला है, स्मृति की बौखलाहट है। कांग्रेस कार्यालय में बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र है? राजीव जी के जमाने में कभी ये नहीं हुआ। सोनिया जी चुन के गई, राहुल जी चुन के गए, कभी आप देखिए, गिनती करिए, 1 2 3 ये किसकी गाड़ी है भैया? ऐसी 20 गाड़ियां हैं। ये किसकी गाड़ी है भैया?
मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है? ये कांग्रेस की नेता की गाड़ी है, वो कांग्रेस नेता की गाड़ी है। आपकी ये गाड़ी? गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। ये गाड़ी आती थी, ये भाई साहब ये किसी पार्टी के नहीं है, अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी की गाड़ी तोड़ी है। के आगे गाड़ी है, बहुत टूटती है, कई गाड़ी तोड़ेंगे। गाड़ी खड़ी है। हाँ, सामने अरे हम लोग भागना चाहते तो आप लोगों को सिर्फ क्यों डालते? आगे आगे पुलिस की गाड़ी थी। क्या हुआ है सर? यहाँ पे 4 क्या हुआ आदमी थे, बीजेपी वाले थे, बाकायदे गेरुआ रंग का अंगूठा रख के। आगे पुलिस की गाड़ी आई है, हम लोगों को गाली दिया, बोलता है कि आचार संहिता लगा है, तुम लोगों को मालूम नहीं है। और पीछे से बीजेपी वाले आए, गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। वो तो कहा हम लोग भागे। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमेठी से, उन्होंने भी कहा कि यहां की संस्कृति ऐसी रही नहीं है। तो क्या राजनीतिक तौर पर 2024 का चुनाव सत्ता को बरकरार रखने या सत्ता से नहीं हटने देने का चुनाव है? यानी इसमें विपक्ष की भूमिका कहीं नजर आनी नहीं चाहिए, ऐसा चुनाव है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस देश के चुनाव प्रचार के भीतर अगर इस देश के समाज की परिस्थितियां लोगों के भीतर उबाल पैदा करने लग जाए तो फिर चुनाव प्रचार शायद राजनीतिक सत्ता की तिकड़मों से आगे निकल जाता है। और ध्यान दीजिए, इस परिप्रेक्ष्य में इस देश के बेरोजगारों की जो परिस्थिति है, हर तीसरा उम्मीदवार एक बेरोजगार की शक्ल में इस देश में खड़ा है और उसके सामने मुश्किल या तो खुद के बेरोजगार होने की है या अपने घर में बेरोजगारी की आलम को देखने की है। और यही वजह है कि पहली बार चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर विपक्ष के नेता के तौर पर अगर राहुल गांधी बेरोजगारों को क्या उकसा रहे हैं या बतला रहे हैं या इस देश की हकीकत को जतला रहे हैं, यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस देश की हकीकत 15 मार्च 2024 से पहले राजनीतिक तौर पर इतने उफान पर नहीं थी जिस उफान पर चुनाव प्रचार के वक्त है। और यही वो वजह है जिससे सरकार या तो डरी हुई है या उसके भीतर इस बात को लेकर घबराहट है। अगर लोगों के भीतर यह सवाल बड़ा हो गया कि उनकी अपनी मुश्किलों को समाधान 10 बरस में नहीं मिला या 10 बरस में मुश्किलें और भी बढ़ गई, तो फिर राजनीतिक तौर पर जिसके जो भी दांव मौजूदा सत्ता के साथ लगे हैं उनका क्या होगा? और वो अगर इस दौर में एग्रेसिव तरीके से नहीं आए तब क्या होगा? क्योंकि अमेठी में रात में जो गाड़ियां तोड़ी गई, कहा गया वहां पर पुलिस की गाड़ी भी साथ चल रही थी, उसकी मौजूदगी थी। हालांकि पुलिस ने कहा नहीं, हम कुछ मिनटों के बाद पहुंच गए थे जैसे ही जानकारी आई। सवाल यह नहीं है, सवाल है इस देश के भीतर हर जगहों पर सिस्टम मौजूदा वक्त में सरकार के हाथ में है। आज ही इस देश के 181 कुलपतियों ने एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि इस देश में यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर आरएसएस के कार्यालय या पार्टी कार्यालय से नियुक्त हो रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी तक में, यानी देश की सबसे प्रीमियम यूनिवर्सिटी के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीते दिनों जब प्रोफेसर तक को नियुक्ति हो रही थी तो उनके दरवाजे खुलते थे आरएसएस के दरवाजे के बीच में जाकर। और इस बात की खुली चर्चा रही कि मिठाई का डब्बा लेकर जाना है। यानी एजुकेशन को भी अपने हाथ में लेने के तरीके विचारधारा के नहीं है, यह दरअसल करप्शन का हिस्सा है। इसीलिए ध्यान दीजिए, इस दौर में आज तो वाइस चांसलर का लेटर है, पिछले महीने याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व जजों का लेटर था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली डगमगाने लगी है जब सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक फैसला इस देश में सरकार के खिलाफ दे रही थी। और इन परिस्थितियों में इस देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तक की बात तो उठी। यानी सिस्टम पूरा हाथ में है, बावजूद इसके उस लगाम को अपने हाथ में सरकार सत्ता पकड़ नहीं पा रही है क्या? जो विपक्ष अपने तौर पर जिन सवालों को उठा रहा है और लोगों के भीतर वो सवाल बड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी का सवाल शायद सबसे बड़ा है। लेकिन उसके तीखेपन को इससे पहले किसी पॉलिटिशियन ने क्या इस शिद्दत के साथ महसूस किया होगा जो राहुल गांधी ने किया? अगर मोदी 22 अरबपति बना सकता है तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को
बेरोजगार बनाया। 1000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला, रास्ते पे लाखों बेरोजगार युवा मिले, कहते हैं नरेंद्र मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया। उन सब युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, हम आपके लिए एक नया स्कीम, पहली नौकरी पक्की वाला स्कीम ला रहे हैं। अमीर लोग के बेटे अप्रेंटिसशिप करते हैं, जॉब मार्केट में जाने से पहले 6-7 महीने की उनको टेम्पररी नौकरी मिलती है। ये मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को नहीं मिलता। इसीलिए हमारी सरकार हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इस दौर में राहुल गांधी या विपक्ष का नहीं है, सत्ता की मुश्किलों का है, उसके अपने गठबंधन का है, उसकी अपनी राजनीतिक मजबूरियों का है। क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए, जिस तरीके से जिन मुद्दों को सत्ता उठाना चाहती थी या बीजेपी ने उठाया, वो मुद्दे भोतरे साबित हो गए। अलग अलग तरीके से उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, जिससे इस देश में वोटरों का ध्रुवीकरण हो सके। और इन वोटों के ध्रुवीकरण के आसरे महाराष्ट्र के अखबार में चाहे एक विज्ञापन की शक्ल में इस बात का खुले तौर पर बीजेपी जिक्र करा दे कि अगर इंडिया जीत जाएगा तो पाकिस्तान में जश्न मनने लगेगा और आप कहां चाहते हैं जश्न मने, यह विज्ञापन क्या किसी अखबार में छप सकता है? और छपने के बाद चुनाव आयोग आंखों को बंद रखें? या फिर कर्नाटक बीजेपी ने जो कार्टून की शक्ल में जिन चीजों को जारी किया, उसमें भी मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच खुले तौर पर निकल कर आई, क्या इस पर भी चुनाव आयोग ने खामोशी बरत ली? यह भी सवाल है। और इन सवालों के अक्स तले बार बार इस बात का जिक्र खुद बीजेपी करती रही कि मुस्लिम आरक्षण कभी भी होने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में जो इस दौर में वो लगातार दे रहे हैं, उसमें भी जिक्र किया यह कैसे संभव है कि मुस्लिमों को आरक्षण मिल जाए। लेकिन उसी बीजेपी की सहयोगी आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू है। उस चंद्रबाबू नायडू ने खुले तौर पर ऐलान किया कि सत्ता में आएंगे तो 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, जो ओबीसी के हिस्से का होगा। खुले तौर पर यह राजनीतिक ऐलान है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के भीतर तकरीबन 40 से 50 सीटें मुस्लिमों द्वारा प्रभावित है। और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि इस राजनीति को साधना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू ने इसका जिक्र किया। लेकिन सबसे प्रिय नेता के तौर पर कोई दूसरे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को भी चंद्रबाबू नायडू ही लगते हैं। उनकी बातों को भी सुनिए, लेकिन उससे पहले 2 चीजों को और देख लीजिए। एक, महाराष्ट्र के अखबार में छपा विज्ञापन, और दूसरी तरफ जिस कार्टून को जारी किया गया और कार्टून की शक्ल में जिन बातों का जिक्र किया गया कर्नाटक के भीतर, क्योंकि कर्नाटक में भी कल ही वोटिंग होनी है। और उसके साथ आंध्र प्रदेश की वोटिंग से पहले आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की वाहवाही, सब कुछ एक साथ है। साथियों, जब चंद्रबाबू जी की सरकार थी, तभी राज्य विकास के टॉप पर था। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने यहां विकास की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। जनता के हित में काम करने के बजाय इस सरकार ने तो उल्टा आंध्र प्रदेश को ही भारी कर्ज में डुबो दिया। इसलिए देश हो या प्रदेश, आज विकास का एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है एनडीए। मित्रुलारा, तो मोदी नहीं, एनडीए की गारंटी, यानी दिल्ली से चली हुई सत्ता आंध्र प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते मोदी के गारंटी क्या शब्द भी भूल गई और भाषण में वो एनडीए की गारंटी का जिक्र करने लग गई। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक भी सीट पिछली बार बीजेपी को नहीं मिली थी और राजनीतिक तौर पर बीजेपी की जमीन आंध्र प्रदेश में है ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के हैं और नारे भी प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर लगाए। मोदी की गारंटी
यही शब्द तो लगातार गूंजते रहा, लेकिन आंध्र प्रदेश पहुंचकर जब वो एनडीए की गारंटी कहते हैं तो कई सवाल हर जहन में इस दौर में निकल आते हैं। पहला यह कि उनकी मजबूरी है सत्ता में बने रहें, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोगों के दांव प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े हैं उसमें पूरे की पूरी कॉरपोरेट की फेरिस्त है, उसमें इस देश की नौकरशाही है, तमाम बड़े संस्थानों को संभाले हुए बड़े बड़े कद्दावर नौकरशाह हैं, इस देश में मीडिया है, इस देश के भीतर पूंजी को संभाले हुए रईस तबका है, इस देश को छोड़कर भाग चुका, कर्ज लेकर भाग चुका, जो एनपीए की शक्ल में जिसकी माफी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की, वो तमाम लोग हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता हैट्रिक ना मार पाए, और शायद यही वजह है जगह जगह समझौता दर समझौता करना पड़ रहा है। सिर्फ मोदी की गारंटी शब्द से फिसलकर एनडीए की गारंटी तक आना ही नहीं है। कांग्रेस कहे मुस्लिम आरक्षण तो वह देश के खिलाफ है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू खुले तौर पर अपने राज्य में जब कह चुके हैं 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाएगा तो फिर वो बर्दाश्त है। यह एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति है जिसके दायरे में सत्ता में बने रहने के लिए क्या वाकई बीजेपी उलझ चुकी है, क्योंकि उसका हर चाल कमोवेश देखिए वो डगमगा रही है। एक चाल उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर भी चली और यह माना कि आरएलडी अगर साथ आ जाएगी तो जाट वोट बैंक हो या फिर किसानों का वोट हो, वो सब कुछ साथ में आकर उनके खड़ा हो जाएगा और उन्हें जीत मिल जाएगी। लेकिन मुजफ्फरनगर से लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार के तमाम साथी सहयोगी क्या कह रहे हैं कि आरएलडी के वोट तो ट्रांसफर हुए नहीं, किसानों ने वोट दिए नहीं, और इन सब के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3% से लेकर 10 से 11% तक वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम हो गया। 16 लोकसभा क्षेत्र, उसमें सबसे ज्यादा वोट जहां कम हुए वह मथुरा है, 11.7% एक झटके में कम हो गया। उसके बाद मुजफ्फरनगर है, 9.3% वोट कम हो गए। उसके बाद बागपत है जो कि आरएलडी का केंद्र था, अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, सब नाम को याद कीजिए और बागपत को याद कीजिए, वहां भी वोटिंग परसेंटेज 14 और 2019 से बहुत कम 56% हो गया, यानी 8.5% कम हो गया। और हर क्षेत्र में कम हुआ है, वो अलीगढ़ हो, वो अल्मोड़ा हो, बिजनौर हो, बुलंदशहर हो, वो कैराना हो, वो मेरठ हो, मुरादाबाद हो, नगीना हो, कोई हो, हर जगह कम हुआ है। तो क्या ये हर दाव उल्टा पड़ रहा है? और इस उल्टे पड़ते हुए दाव के भीतर सरकार और सत्ता क्या हड़बड़ा चुकी है? ये हड़बड़ाई हुई इसलिए है कि उसे समझ में आ गया उसकी गद्दी खिसक रही है, क्योंकि उड़ीसा पहुंचे प्रधानमंत्री जब वहां के सुनने वालों को निमंत्रण देने लगे ये कहकर कि 4 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, और चूंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हो रहे हैं तो उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी ही। लेकिन हकीकत क्या है उड़ीसा के भीतर की नवीन पटनायक की सरकार बड़ी ताकत और मजबूती के साथ वहां विराजमान है, आज से नहीं 2 दशकों से, और सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनकी पहचान हो रही है। और उस जगह पर उड़ीसा में अगर ध्यान दीजिए तो 2014 से 2019 में बीजेपी ने छलांग जरूर लगाई, लेकिन यह कल्पना कोई नहीं कर सकता है कि विधानसभा में सरकार बन जाएगी बीजेपी की। अगर लोकसभा को भी परखें तो बीजेपी ने 1 सीट जीती थी 2014 में, 2019 में वो बढ़कर 8 हो गई, 22% वोट बढ़ के 38% हो गए, लेकिन विधानसभा में वोट परसेंटेज 32.5% रहा और 147 एमएलए में से सिर्फ 10 एमएलए बीजेपी के जीते थे 2019 में। और इस बार देखिए निमंत्रण दिया जा रहा है, लिख लीजिए 4 जून, 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और मैं आज यहां क्यों आया हूं? मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है।
और मैं आपको भुवनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए यहां तक आया हूं। तो क्या सरकार लड़खड़ाने लगी है? वो जानने लगी है कि दरअसल उसकी जमीन पर हालात बेहद कमजोर हो चली है। और अगर 2 चरणों के बाद ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर नजर आने लग रही है जहां पर देश के ग्रामीण इलाकों में 1-2 नहीं 4-5 राज्यों में विरोध हो रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, अमेठी जैसी जगह पर हमले की स्थिति आ गई, तो जो भी स्टेक पर जिनका मोदी सरकार के साथ लगा होगा, जरा कल्पना कीजिए वह किन परिस्थिति में इस चुनाव के साथ जुड़ा हुआ होगा। और इन सब के बीच क्या वाकई चुनाव प्रचार के दौर में राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को जिस तर्ज पर उठाया है, उसने भारत की राजनीति की परिवर्तन की दिशा को दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि सामान्य तौर पर यह कहा नहीं जाता है कि हम जब चले जाएं और कल प्रधानमंत्री आए तो उनसे जरा पूछ लीजिएगा, यह भी पूछ लीजिएगा, वह भी पूछ लीजिएगा, और उन बातों को जरा समझिएगा, उन बातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री करते हैं या नहीं करते हैं। राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। जी नहीं, दरअसल एक तरफ 10 बरस की सत्ता है और दूसरी तरफ उस सत्ता के दौर में जो राजनीतिक लकीरें खींची गई उसको पूरे तरीके से बदलने की परिस्थिति इस दौर में राहुल गांधी ने एक मोटी लकीर खींचकर बतानी शुरू कर दी है, कुछ इस अंदाज में। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं? आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं? और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? बाकी आप बातें बोलिए, मगर देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हां या ना? और यह भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हां या ना? जनता या वोटर तो अपनी प्रतिक्रिया दे देगी इस चुनाव के बीच में, लेकिन धीरे धीरे चुनाव के तेवर और कड़े होंगे। वजह उसकी एक ही है कि इस देश के भीतर में जिसके पास भी जो भी ताकत है, वो ताकत पाया हुआ शख्स मौजूदा वक्त में सरकार के साथ खड़ा है और वो कतई नहीं चाहेगा कि उसकी ताकत खत्म हो जाए या फिर इस दौर में इस देश के भीतर चुनाव के जरिए सत्ता कहीं पलट जाए और राजनीतिक तौर पर उसकी जरा सी भी संभावना या आशंका उसे लगेगी तो वह पूरे तेवर के साथ इस दौर में आकर खड़ा हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, अमेठी में भी पुलिस की गाड़ी के साथ वहां पर कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे थे, जिन बातों का जिक्र वहां के चश्मदीदों ने किया। इन्हीं बातों के जरिए इस देश का कॉरपोरेट भी हरकत में आएगा क्या? इस देश के तमाम नौकरशाही भी हरकत में आएगी? इस देश के तमाम स्वायत्त संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाओं के तौर पर जिनकी मान्यता है, जिसमें चुनाव आयोग भी आता है और उसमें चुनाव आयुक्त जिसकी नियुक्ति इस दौर में प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वह भी आते हैं, सभी हरकत में नहीं आएंगे क्या? और खुद मीडिया की भूमिका इस दौर में जिस तरीके से सत्ता के अनुकूल ढोल बजाने की हो गई और उसने सवाल पूछना छोड़ दिया, भावुकता के साथ वो प्रधानमंत्री की भावुकता में भी वोट देखने लगी, जबकि 10 बरस की सत्ता के बाद कोई भी ऐसे सवाल पूछ सकता है, इस देश में कितने लोगों के आंखों से आंसू टपके होंगे, उन आंसू का जवाब कौन देगा? लेकिन बिसात मीडिया ने भी ऐसी बिछाई जिसमें प्रधानमंत्री के आंसू हर किसी को दिखाई दे और वो भावुक हो जाए। राजनीतिक तौर पर प्रचार के दौर में ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मीडिया बिल्कुल अलग तरीके से हर चुनाव को देखता था, किसी के साथ खड़ा नहीं होता था, छिटपुट हो जाता था। लेकिन अब तो पूरी की पूरी भीड़ समाहित हो गई। इलेक्शन कमीशन की भूमिका बड़ी होती थी, इस देश के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनकी भूमिका, उनके जरिए इस देश के भीतर रोजगार देने की परिस्थिति, कॉरपोरेट की परिस्थिति, नौकरशाही, पुलिस प्रशासन, तमाम चीजों का जिक्र आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ ध्यान दीजिए, 15 मार्च के बाद की परिस्थिति 4 जून तक इस देश में किस रंग में नजर आएगी और उस रंग के साथ क्या क्या होगा, यह सिर्फ आप अभी सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।